परिशिष्ट 1 राष्ट्रीय नीतियाँ। स्वैच्छिक संगठनों पर राष्ट्रीय नीति। स्वैच्छिक संगठनों वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी एक राष्ट्रीय नीति 2007 में घोषित की गई थी। इसका लक्ष्य इस प्रकार की संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना है। इस नीति के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों का तात्पर्य ऐसे संगठनों से है जो कि सार्वजनिक सेवा में संलग्न हों और जो नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जन कल्याणकारी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सरोकारों पर आधारित हो। स्वैच्छिक संगठनों में औपचारिक समूहों के अलावा अनौपचारिक समूह भी शामिल होते हैं, जैसे समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी विकास संगठन, न्यास संगठन, समर्थन संगठन। इस प्रकार के संगठनों के नेटवर्क या परिसंघ और पेशेवर सदस्यता संघ इत्यादि। इस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को व्यापक रूप से निम्न विशेषताएं रखनी चाहिए। ए, वे निजी हों अर्थात सरकार से पृथक हों। बी, वे अपने मालिकों या निदेशकों को अपने द्वारा अर्जित लाभ की वापसी न करते हों। सी, वे स्वशासित हों अर्थात सरकार द्वारा नियंत्रित न हों। डी, वे पंजीकृत संगठन या अनौपचारिक समूह के रूप में हों जिनके सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य हों। नीति के निर्दिष्ट उद्देश्यों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है। 1. स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक समर्थ पर्यावरण का निर्माण करना जो कि उनके उद्यम और प्रभाविता को उत्प्रेरित कर सके और उनकी स्वायत्तता की रक्षा कर सके। 2. स्वैच्छिक संगठनों को भारत और विदेशों से आवश्यक वित्तीय संसाधनों को वैधानिक रूप से एकत्रित करने के लिए सक्षम बनाना। 3. ऐसी प्रणालियों की पहचान करना जिनके द्वारा सरकार पारस्परिक विश्वास एवं सम्मान के सिद्धांतों तथा भागीदारीपूर्ण उत्तरदायित्व के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर सके। 4. स्वैच्छिक संगठनों को अभिशासन और प्रबंधन की पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। पृष्ठ 2. राष्ट्रीय पर्यावास और पुनर्वास नीति। राष्ट्रीय पर्यावास और पुनर्वास नीति एक राष्ट्रीय नीति 2004 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति ने प्रभावित परिवारों के पर्यावास एवं पुनर्वास हेतु त्वरित प्रावधान किए तथा राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक निकाय अब बेहतर पैकेजों को पेश करने के लिए स्वतंत्र थे। संपूर्ण मुद्दे पर बाद में साझा न्यूनतम कार्यक्रम CMP के अनुसरण में विचार किया गया, जिसने विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित किए गए जनजातीय एवं अन्य समूहों के लिए पर्यावास एवं पुनर्वास की एक अधिक प्रभावी प्रणाली का आह्वान किया। इसलिए एक नई पुनर्वास नीति निर्मित की गई, जिसे 2007 में अधिसूचित किया गया। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. विस्थापन को न्यूनतम करना तथा जहां तक संभव हो गैर विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन विकल्पों को प्रोत्साहित करना। 2. पर्याप्त पुनर्वास पैकेजों तथा प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास प्रक्रिया के स्वीकरण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। 3. समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष देखभाल करना और इन वर्गों के संबंध में राज्य की प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक, संवेदी एवं गंभीर कार्यवाही को सुनिश्चित करना। 4. प्रभावित परिवारों को पहले के अपेक्षा बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना तथा उनकी आय को गरीबी रेखा से ऊपर बनाए रखना। इसका लक्ष्य पुनर्वास सरोकारों को विकासात्मक नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना भी है। 5. जनजातीय या पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ब्लॉकों या अन्य अधिसूचित 1 और 2 क्षेत्रों में 200 या अधिक परिवारों अथवा सामान्य क्षेत्रों में 400 या अधिक परिवारों के भौतिक विस्थापन वाली परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई आवश्यक होगी और इसकी रिपोर्ट को समाज विज्ञान एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षित किया जाएगा। 6. 50 वर्ष की आयु से अधिक के प्रभावित व्यक्तियों, विकलांगों, अनाथों, अविवाहित लड़कियों को जीवन भर मासिक पेंशन के द्वारा संवेदनशील जनसंख्या के प्रति विशेष सरोकार रखना। 7. उन सभी को भूमि आवंटन के लाभ प्रदान करना जो कि सीमांत किसान बनने का प्रस्ताव करते हैं,
फिर भी ये लाभ सरकारी भूमि की उपलब्धता के अधीन सीमित किया गया है। 8. प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक रोजगार और आवास स्थल उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 2001 में एक राष्ट्रीय नीति अंगीकृत की गई थी। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण का निर्माण करना ताकि उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता को दोहन करने का अवसर मिल सके। पृष्ठ 3. 2. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं का कानूनी एवं वास्तविक उपभोग। 3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी एवं निर्णय निर्माण तक समान पहुंच। 4. स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक दिशा निर्देश, नियोजन, समान वेतन, पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक पद इत्यादि तक महिलाओं की समान पहुंच। 5. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए लक्षित वैधानिक प्रणालियों को मजबूत बनाना। 6. महिलाओं एवं पुरुषों दोनों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण एवं सामुदायिक प्रथाओं को परिवर्तित करना। 7. विकास प्रक्रिया में एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना। 8. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभाव को समाप्त करना। 9. नागरिक समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण एवं उसे मजबूत बनाना। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति। बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति 1974 में अंगीकार की गई थी। ये नीति उपबंध करती है कि राज्य बच्चों को उनके जन्म से पहले और जन्म के बाद तथा उनके वृद्धि चरणों के दौरान उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराएगा। बच्चों के लिए राष्ट्रीय अधिकार पत्र 2004 में अंगीकार किया गया, जो कि बच्चों के उत्तरजीविता, विकास और संरक्षण के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। ये बच्चों के संबंध में राज्य और समुदाय के कर्तव्यों पर तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति बच्चों के कर्तव्यों पर जोर देता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 18 वर्ष की आयु तक की आयोग के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत 12 मूलभूत क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है। 1. शिशु मृत्यु दर IMR को घटाना। 2. मातृत्व मृत्यु दर MMR को घटाना। 3. बच्चों के बीच से कुपोषण को घटाना। 4. जन्म का 100% नागरिक पंजीकरण हासिल करना। 5. आरंभिक बचपन देखभाल एवं विकास का सार्वभौमिकरण तथा प्री स्कूलों सहित सभी स्कूलों में 100% पहुंच एवं धारण की उपलब्धि के द्वारा सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 6. कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्या शिशु हत्या एवं बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन तथा कन्या शिशुओं की उत्तरजीविता, विकास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना। 7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल एवं साफ सफाई व्यवस्था को सुधारना। 8. कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों को संबोधित एवं कायम रखना। 9. सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और बुराइयों से वैधानिक एवं सामाजिक संरक्षण के द्वारा सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। 10. बच्चों के आर्थिक शोषण के सभी रूपों को धीरे धीरे समाप्त करने के लक्ष्य के साथ बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन। 11. बच्चों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों की निगरानी, समीक्षा और सुधार। 12. बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों और निर्णयों में बच्चों की भागीदारी एवं चयन अधिकार को सुनिश्चित करना। पृष्ठ 4. राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति नीति। विकलांग व्यक्तियों के लिए 2006 में एक राष्ट्रीय नीति अंगीकृत की गई थी। इस नीति के द्वारा इस बात को मान्यता दी गई कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए एक मूल्यवान मानव संसाधन है तथा उनके लिए
एक ऐसे वातावरण की रचना की जानी चाहिए जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण एवं समाज में पूर्ण भागीदारी उपलब्ध करा सके। ये नीति इस तथ्य पर बल देती है कि विकलांग व्यक्तियों की बहुसंख्या एक बेहतर जीवन जी सकती है यदि उन्हें समान अवसर प्राप्त हों और पुनर्वास उपायों तक उनकी प्रभावी पहुंच हो। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श एवं चिकित्सकीय हस्तक्षेप तथा सहायता एवं उपकरणों के प्रावधान शामिल हैं। 2. शैक्षिक पुनर्वास, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। 3. समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आर्थिक पुनर्वास, इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार तथा स्वरोजगार शामिल हैं। 4. पुनर्वास पेशेवरों का विकास। 5. एक बाधा रहित वातावरण का निर्माण। 6. विकलांगता पेंशन, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि जैसे विभिन्न साधनों द्वारा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। 7. गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 में घोषित की गई थी। ये नीति वृद्ध लोगों की बेहतरी को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराती है। ये नीति वृद्ध लोगों के लिए वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं वृद्ध लोगों की अन्य जरूरतें, विकास में समानतापूर्ण सहभागिता, शोषण एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन पर बल देती है। इस नीति के प्राथमिक उद्देश्य निम्न हैं। 1. व्यक्तियों को अपने और अपने वृद्ध पति या पत्नी के लिए प्रावधान बनाने को प्रोत्साहित करना। 2. परिवारों को अपने वृद्ध पारिवारिक सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना। 3. परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई देखभाल को अनुपूरित करने के लिए गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता एवं समर्थन प्रदान करना। 4. संवेदनशील प्रौढ़ लोगों के लिए देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध कराना। 5. प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना। 6. वयोवृद्धों के लिए चिकित्सकीय देखभाल प्रदाताओं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संगठनों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाओं को बढ़ावा देना। 7. वयोवृद्ध व्यक्तियों के संबंध में जागरूकता पैदा करना ताकि उत्पादक एवं स्वतंत्र जीवन जीने में उनकी सहायता की जा सके। पृष्ठ 5. राष्ट्रीय युवा नीति। पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में निर्मित की गई थी। तब से लेकर अब तक देश में सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर चुकी हैं और उनको व्यापक तकनीकी उन्नति के द्वारा नया आकार दिया जा चुका है। इसलिए 2003 में एक नई पुनरीक्षित युवा नीति तैयार की गई ताकि युवाओं को भूमंडलीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नई चुनौतियों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसका लक्ष्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास के मौजूदा कार्य में सक्रिय एवं प्रतिबद्ध भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस नीति के अनुसार युवा का आयु वर्ग 13 से 35 वर्ष के बीच तय किया गया है। इस नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. युवाओं को भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों एवं मूल्यों के अनुपालन हेतु अभिप्रेरित करना। 2. युवाओं के सभी वर्गों के बीच नागरिकता के गुणों का विकास करना और उनमें समुदाय सेवा के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना। 3. भारतीय इतिहास एवं विरासत, कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में युवाओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना। 4. युवाओं को समुचित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना तथा रोजगार अवसरों एवं अन्य सेवाओं के संबंध में सूचना तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना। 5. युवाओं के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य सूचना एवं सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा एक ऐसे सामाजिक वातावरण को संवर्धित करना जिसमें मादक द्रव्यों तथा द्रव्य दुरुपयोग के अन्य रूपों का कड़ाई से निषेध हो और HIV, एड्स जैसी बीमारियों से बचाव हो। 6. युवाओं के बीच स्वयंसेवी भावना को मजबूत बनाए रखना ताकि उनके वैयक्तिक चरित्र का निर्माण हो सके और विकासात्मक कार्यक्रमों के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक बोध पैदा हो सके। 7.
युवाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना तथा उन्हें शांति एवं समझ को संवर्धित करने तथा एक न्यायपूर्ण भूमंडलीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के कार्य में शामिल करना। 8. विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा नेतृत्व का विकास करना तथा गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों एवं युवाओं के अनौपचारिक समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। 9. प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण में युवाओं के लिए एक प्रमुख भागीदारीपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहित करना। ये नीति 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है। 1. युवा सशक्तिकरण, 2. लैंगिक न्याय, 3. अंतर क्षेत्रीय उपागम और 4. सूचना एवं शोध नेटवर्क। राष्ट्रीय युवा नीति एक क्रियान्वयन कार्यतंत्र उपलब्ध कराती है जिसके माध्यम से युवाओं के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को चलाया जाएगा और जिसमें राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की सक्रिय भागीदारी होगी। पृष्ठ 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE को 1986 में अंगीकार किया गया था और इसे 1992 में संशोधित पुनरीक्षित किया गया। संशोधित नीति एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर जोर देती है जिसके द्वारा शिक्षा में एक रूपता लाई जा सके, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन बनाया जा सके, शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता एवं छात्रों को प्रतिधारित किया जा सके, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा सके, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की जा सके, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा सके, उच्चतर शिक्षा में ज्ञान एवं अंतर अनुशासनात्मक शोध का संश्लेषण किया जा सके, राज्यों में अधिक खुले विश्वविद्यालय आरंभ किए जा सकें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को मजबूती दी जा सके, खेलों, शारीरिक शिक्षा एवं योग को प्रोत्साहन दिया जा सके और प्रभावी मूल्यांकन पद्धतियों के अंगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा एक विकेंद्रीकृत प्रबंधन संरचना का भी सुझाव दिया गया है जिसके द्वारा शिक्षा में लोकप्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। NPE में प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जो कि अन्य लचीले एवं क्षेत्र विशेष घटकों के साथ एक साझा कोर का प्रस्ताव करता है। जहां नीति लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने पर जोर देती है, वहीं ये ढांचा उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की मौजूदा प्रणाली के संगठन का आह्वान करता है। ये शिक्षा में निवेश के एक अधिक उच्चतर स्तर की जरूरत पर बल देता है जो कि राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% होना चाहिए। ये नीति अभिकल्पना करती है कि केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड CABE शैक्षिक विकास की समीक्षा करने, क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा प्रणाली को उन्नत करने के लिए आवश्यक बदलावों को निर्धारित करने में धुरी भूमिका निभाएगा। ये ऐसे उपयुक्त कार्यतंत्रों के माध्यम से कार्य करेगा जिन्हें मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क एवं समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया जाएगा। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति। बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण 1987 में किया गया था। इसमें बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना निहित है। ये नीति अभिकल्पित करती है: 1. बाल श्रम कानून एवं अन्य श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए एक वैधानिक कार्य योजना। 2. जहां भी संभव हो वहां काम करने वाले बच्चों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रण एवं अभिसरण तथा 3. बाल श्रम के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में कार्यशील बच्चों के कल्याण हेतु परियोजनाओं के आरंभ के लिए कार्यवाही की परियोजना आधारित योजना। उपरोक्त नीति के अनुसरण में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP 1988 में शुरू की गई थी ताकि कार्यरत बच्चों का पुनर्वास किया जा सके। ये योजना सर्वप्रथम खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर एक फोकस के साथ एक परिणामिक उपागम के अंगीकरण पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों के एक सर्वेक्षण के बाद इन व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बच्चों को निकाला जाएगा तथा इसके बाद उन्हें विशेष विद्यालयों में रखा जाएगा ताकि उनको औपचारिक विद्यालय प्रणाली की मुख्य धारा में लाने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
पृष्ठ 7। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति NPDM 2009 में अंगीकार की गई थी। इस नीति के उद्देश्य निम्न हैं। 1. ज्ञान, नवाचार एवं शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी एवं लचीलेपन की एक संस्कृति को संवर्धित करना। 2. तकनीक, परंपरागत ज्ञान एवं पर्यावरणीय संवहनीयता पर आधारित शमन उपायों को प्रोत्साहित करना। 3. विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना। 4. एक सक्षम नियामक वातावरण तथा एक आज्ञापालन व्यवस्था के निर्माण के लिए संस्थात्मक एवं तकनीकी वैधानिक ढांचों की स्थापना करना। 5. आपदा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए दक्ष कार्यतंत्र को सुनिश्चित करना। 6. क्षमता विकास में योगदान देने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के साथ एक उत्पादक भागीदारी को बढ़ावा देना। 7. समाज के संवेदनशील वर्गों की जरूरतों के प्रति एक देखभालपूर्ण उपागम के साथ प्रभावी अनुक्रिया एवं राहत को सुनिश्चित करना। 8. पुनर्निर्माण को सुरक्षित जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिस्कंदी संरचनाओं एवं प्राकृतिक वासों के निर्माण के एक अवसर के रूप में लेना। राष्ट्रीय जनजातीय नीति। राष्ट्रीय जनजातीय नीति की एक रूपरेखा 2006 में निर्मित की गई थी। ये जनजातियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करती है। इसके उद्देश्य निम्न हैं। 1. विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा उपभोग की जाने वाली रियायतों एवं अधिकारों की व्यवस्था तथा परंपरागत एवं प्रथागत प्रणालियों का परिरक्षण। 2. अनुसूचित जनजातियों द्वारा अपने भू स्वामित्व के अंतरण पर रोक तथा गलत रूप से अंतरित की गई भूमियों पर उनके स्वामित्व को बनाए रखना। 3. वन भूमियों पर अनुसूचित जनजातियों के निहित अधिकारों तथा अन्य वन अधिकारों का संरक्षण। 4. विस्थापन को न्यूनतम करने के लिए पुनर्वास एवं पर्यावास हेतु एक विधायी ढांचे को उपलब्ध कराना। 5. स्वशासन एवं स्व प्रशासन को संवर्धित करने के लिए जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। 6. सभी स्तरों पर राजनीतिक निकायों में जनजातियों की व्यापक एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण। 7. जनजातीय जनसंख्या एवं सामान्य जनसंख्या के मानव विकास सूचकांक में अंतर को घटाना एवं समाप्त करना। 8. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, सुरक्षित पेयजल एवं उन्नत साफ सफाई व्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित करना। 9. स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर खेलों एवं संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को बढ़ाना। पृष्ठ 8। 10. जनजातीय हस्तशिल्पों तथा जैविक एवं नृजातीय उत्पादों का संवर्धन एवं विकास। 11. अधिसूचन की प्रक्रिया के तर्क संगतीकरण द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि हेतु नए समुदायों की बढ़ती हुई मांग को सीमित करना। 12. आदिम जनजातीय समूहों PTG, जिनको विशेष रूप से नाजुक जनजातीय समूहों PVTG का नया नाम दिया जाना है, के विकास पर ध्यान संकेंद्रित करना। 13. जरूरत आधारित विशेषीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से यायावर एवं अर्ध यायावर जनजातियों का विकास। 14. अनुसूचित जनजातियों की बौद्धिक संपदा व्यवस्था का संरक्षण एवं परिरक्षण। ई प्रशासन हेतु खुले मानकों पर राष्ट्रीय नीति। भारत सरकार ने ई प्रशासन के विकास एवं क्रियान्वयन को गति देने के लिए तथा देश के भीतर G2G, G2B, G2E और G2C सेवाओं की शुरुआत के लिए सही वातावरण के निर्माण हेतु प्रमुख पहलकारी कदम उठाए हैं। ई प्रशासन हेतु खुले मानकों पर एक राष्ट्रीय नीति नवंबर 2010 में अधिसूचित की गई थी। ये ई प्रशासन समाधानों के सतत मानकीकृत एवं भरोसेमंद क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देशों का एक समुच्चय उपलब्ध कराती है। इसे बहुल अभिकरणों द्वारा विकसित विभिन्न ई प्रशासन समाधानों के निर्बाध अंतर परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को सुधारना तथा विक्रेता बंधन से बचना है। ये नीति ई प्रशासन हेतु प्रयुक्त सभी प्रणालियों पर लागू होती है। किसी भी नई ई प्रशासन प्रणाली सभी अंतर्विभागीय एवं अंतः विभागीय प्रणालियों सहित और सरकारी से लेकर सार्वजनिक व्यापारों सहित
प्रणालियों तक में प्रयुक्त होने वाले सभी मानकों को इस नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। विरासत प्रणालियों के लिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विरासत प्रणाली से अन्य प्रणालियों के साथ अंतराफलक को इस नीति का अनिवार्य अनुपालन करना चाहिए। मानकीकरण के लिए जिम्मेदार निकाय या अभिकरणों को मानकों का विकास एवं अंगीकरण करते समय इस नीति के सिद्धांतों को लागू करना होगा। भारत सरकार नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक डोमेन क्षेत्र के भीतर एक निर्दिष्ट परियोजन के लिए एकल एवं रॉयल्टी मुक्त खुले मानक को धीरे धीरे स्वीकृत करेगी। एक पहचाने गए मानक को एक खुले मानक के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वो निम्न कसौटियों पर खरा उतरता है। 1. पहचाने गए मानक का विशेषीकरण दस्तावेज एवं नाममात्र के शुल्क के साथ या निःशुल्क उपलब्ध होगा। 2. पहचान प्राप्त मानक को लागू करने के लिए अनिवार्य पेटेंट दावों को मानक के जीवन काल के लिए एक रॉयल्टी मुक्त आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। 3. पहचान प्राप्त मानक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा अंगीकृत और कायम रखे जाएंगे, जहां सभी अंशधारक एक पारदर्शी, सहयोगी एवं साझा तरीके से भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे। 4. पहचाने गए मानक जहां तक संभव हो वहां तक पुनर्प्रवाही रूप से खुले रहेंगे। 5. पहचाने गए मानक तकनीकी रूप से तटस्थ विशेषीकरण को दर्शाएंगे। 6. पहचाने गए मानक सभी भारतीय राजकीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करने में सक्षम होंगे। परिशिष्ट 1 समाप्त। पृष्ठ 9। परिशिष्ट 2 अल्पसंख्यकों के लिए नया 15 सूत्री कार्यक्रम। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों की बेहतरी, संरक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करना है, जबकि 1983 का 15 सूत्री कार्यक्रम सांप्रदायिक दंगों, सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों की ओर लाभों के प्रभाव को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। नए कार्यक्रम में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लाभों को समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए विकास परियोजनाओं के एक निश्चित भाग को अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में स्थापित करने पर जोर दिया गया है। ये अभिकल्पना की गई है कि जहां तक संभव हो वहां तक विभिन्न योजनाओं के अधीन लक्ष्यों एवं कुल लागत का 15% अल्पसंख्यकों के लिए अलग रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं: 1. शिक्षा के अवसरों में वृद्धि लाना। 2. मौजूदा एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों एवं नियोजन में अल्पसंख्यकों के लिए एक समानतापूर्ण अंश सुनिश्चित करना तथा स्वरोजगार के लिए साख समर्थन एवं राज्य तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रोजगारों में भर्ती को बढ़ाना। 3. आधारभूत संरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की एक उपयुक्त अंशभागिता को सुनिश्चित करके उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाना। 4. सांप्रदायिक वैमनस्य एवं हिंसा को रोकना एवं नियंत्रित करना। कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पात्र वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी। उन राज्यों में जहां अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में से कोई एक बहुसंख्यक है, तो विभिन्न योजनाओं के अधीन भौतिक वित्तीय लक्ष्यों का अलग रखा गया अंश केवल अन्य घटकों को 4 समूहों में बांटा गया है। ये इस प्रकार हैं: 1. शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना। 1. ICDS सेवाओं की समानतापूर्ण उपलब्धता। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना का लक्ष्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व विद्यालयी एवं अनौपचारिक शिक्षा, अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रेक्षणीय सेवाओं जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के द्वारा गैर लाभान्वित वर्गों के बच्चों एवं गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना है।
ICDS परियोजनाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का एक सुनिश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले विकासखंडों एवं ग्राम में अवस्थित किया जाएगा ताकि इस योजना के लाभ ऐसे समुदायों को समानतापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराए जा सकें। 2. स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सुधारना। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं अन्य इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के अधीन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के सभी स्कूलों का एक निश्चित प्रतिशत उन ग्रामों और कस्बों में अवस्थित हो जहां अल्पसंख्यक समुदाय की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। 3. उर्दू की पढ़ाई के लिए व्यापक संसाधन। ऐसे प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो एक ऐसी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें कम से कम 1/4 भाग उस भाषा समूह से संबंध रखता है। 4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में मूलभूत शैक्षिक आधार संरचना उपलब्ध कराती है। ये मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराती है। इस जरूरत की पूर्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रभावी रूप से सशक्त एवं क्रियान्वित किया जाएगा। 5. अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां। अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए योजनाओं को निर्मित एवं लागू किया जाएगा। पृष्ठ 11। 6. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक आधार संरचना को सुधारना। सरकार मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन MAEF को सभी तरह की संभव सहायता प्रदान करके सशक्त और सक्षम बनाएगी ताकि इसकी गतिविधियां अधिक प्रभावी रूप से विस्तारित हो सकें। 2. आर्थिक गतिविधियों एवं नियोजन में न्यायोचित भागीदारी। 7. गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार। 1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का उद्देश्य बैंक साख एवं सरकारी आर्थिक सहायता के मिश्रण के माध्यम से आयजनित परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। SGSY के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का एक सुनिश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए अलग रखा जाएगा। 2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम USEP तथा शहरी श्रम रोजगार कार्यक्रम UWEP। USEP एवं UWEP के अधीन भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का एक सुनिश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग रखा जाएगा। 3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का लक्ष्य टिकाऊ सामुदायिक आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना का निर्माण करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम रोजगार उपलब्ध कराना भी है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम NREGP को 200 जिलों में शुरू किया गया है और SGRY के इन जिलों में एक सुनिश्चित प्रतिशत इन जिलों में NREGP की शुरुआत होने तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए अलग रखा जाएगा। इसी के साथ साथ आवंटन का एक सुनिश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधार संरचना के निर्माण के लिए अलग रखा जाएगा जिनमें अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। 8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन। अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न स्तरीय तकनीकी कार्य में संलग्न है या हस्तशिल्पकार के रूप में अपनी जीविका अर्जित करता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का प्रावधान उनके कौशल एवं अर्जन क्षमता को ऊपर उठा सकेगा। इसलिए सभी नए औद्योगिक संस्थानों का एक सुनिश्चित अनुपात अल्पसंख्यक समुदायों की प्रभावी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अवस्थित किया जाएगा तथा मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुपात को समान आधार पर चयनित करके उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा। पृष्ठ 12।
9. आर्थिक गतिविधियों के साख समर्थन में वृद्धि। 1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC का गठन 1994 में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आर्थिक विकास गतिविधियों को संवर्धित करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। सरकार व्यापक इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराकर NMDFC को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति करने में सक्षम बनाया जा सके। 2. स्वरोजगार पहलों के निर्माण एवं निर्वाह के लिए बैंक साख अनिवार्य है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के लिए शुद्ध बैंक साख के 40% का एक लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्रों में कृषि ऋण, लघु उद्योगों एवं लघु व्यापारों के लिए ऋण, खुदरा व्यापार के लिए ऋण, पेशेवर एवं स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, आवास ऋण और सूक्ष्म साख शामिल हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का एक उपयुक्त प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित हो। 10. राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। 1. पुलिसकर्मियों की भर्ती में राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष रूप से विचार करने की सलाह दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों का संगठन प्रातिनिधिक होना चाहिए। 2. केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती के संबंध में समान कार्यवाही की जाएगी। 3. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक बड़े स्तर पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती के समय अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े लोगों को विशेष महत्व दिया जाए। 4. अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी जिसके अंतर्गत उन्हें सरकारी संस्थानों तथा साखपूर्ण निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। 3. अल्पसंख्यकों के रहन सहन की दशाओं में सुधार। 11. ग्रामीण आवास योजना में न्यायोचित भागीदारी। इंदिरा आवास योजना IAY गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों गरीबों को आश्रय देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। IAY के अधीन भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लाभार्थियों के लिए अलग रखा जाएगा। पृष्ठ 13। 12. अल्पसंख्यक समुदाय बहुल मलिन बस्तियों की दशा में सुधार। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम NHSDP तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM की योजनाओं के अधीन केंद्र सरकार भौतिक सुविधाओं एवं मूलभूत सेवाओं के प्रावधान द्वारा शहरी मलिन बस्तियों के विकास हेतु राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को सहायता उपलब्ध कराती है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभों का प्रभाव न्यायोचित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले शहरों एवं मलिन बस्तियों तक पहुंच सके। 4. सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। 13. सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। सामुदायिक रूप से संवेदनशील एवं दंगाग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में ऐसे जिला एवं पुलिस अधिकारियों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए जो उच्चतम दक्षता, निष्पक्षता एवं मजबूत धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव को रोकना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। इस संबंध में उनके कार्य निष्पादन को उनकी प्रोन्नति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक बनाया जाना चाहिए। 14. सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं और हिंसा में भाग लेते हैं। सांप्रदायिक अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत या निर्दिष्ट रूप से अलग की गई अदालतों का गठन किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को तेजी से दंडित किया जा सके। 15. सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को त्वरित राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास हेतु तत्काल एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 2009-10 में इस कार्यक्रम में 3 नई योजनाओं को शामिल किया गया है। 1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP। 2. शहरी आधार संरचना एवं अधिशासन
UIG। 3. छोटे एवं मध्यवर्ती शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना UIDS-SMT। परिशिष्ट समाप्त। पृष्ठ 14। पुस्तक में ये पृष्ठ रिक्त रखा गया है। पृष्ठ 15। परिशिष्ट 3। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें। राष्ट्रपति द्वारा 13वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2007 में भूतपूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की थी। इसने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र राज्य वित्त संबंधों के निर्दिष्ट पहलुओं पर अपनी सिफारिश पेश की है। आयोग को सौंपे गए विषय। 1. आयोग निम्न मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। 1. संघ एवं राज्यों के बीच उन शुद्ध कर आगमों का वितरण जिन्हें संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनके बीच बांटा जाना है तथा इस प्रकार के आगमों में राज्यों के बीच उनके अंशों का आवंटन। 2. उन सिद्धांतों का प्रतिपादन जिनके द्वारा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों का सहायता अनुदान प्रशासित किया जाना चाहिए और वे राशियां जो राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्वों में से अनुदान सहायता के रूप में दी जानी चाहिए और ये सहायता इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से पृथक होगी। 3. राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों एवं नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि के लिए एक राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। 2. आयोग संघ और राज्यों की वित्तीय दशा का पुनरीक्षण करेगा तथा इस पुनरीक्षण का आधार 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्यों की ऋण समेकन राहत सुविधा 2005 से 2010 का कार्यचालन होगा। 3. इसके अलावा आयोग निम्न के संबंध में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 1. 2008-9 के अंत में प्राप्त होने वाले करारोपण एवं गैर कर राजस्वों के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से आरंभ होने वाले 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के संसाधन। पृष्ठ 16। 2. केंद्र एवं राज्य योजनाओं के लिए सकल बजट सहायता, नागरिक प्रशासन पर खर्च, रक्षा, आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा पर व्यय, ऋण चुकाने तथा अन्य प्रतिबद्ध खर्चों एवं देयताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के संसाधनों पर भारित मांगें। 3. 2008-9 के अंत में करारोपण और गैर कर राजस्वों के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से आरंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन। 4. उद्देश्य केवल सभी राज्यों और केंद्र के राजस्व खाते में प्राप्तियों एवं खर्चों को संतुलित करना ही नहीं बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेष पैदा करना भी है। 5. केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के करारोपण प्रयास तथा संघ के संबंध में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा राज्यों के संबंध में कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के एकत्रीकरण की संभावित क्षमता। 6. 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी उत्पाद एवं सेवा कर के प्रस्तावित क्रियान्वयन के प्रभाव तथा देश के विदेशी व्यापार पर इसके प्रभाव। 7. बेहतर निर्गत और परिणामों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने की जरूरत। 8. संवहनीय विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता। 9. 31 मार्च 2010 तक पूरी की जाने वाली नियोजन योजनाओं पर गैर पारिश्रमिक से जुड़े रखरखाव खर्च तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव के गैर वेतन घटक पर होने वाला खर्च और उन मानदंडों का निर्धारण जिनके आधार पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव पर होने वाले खर्च तथा इस प्रकार के खर्च की निगरानी के लिए अनुशंसित राशियों का आवंटन किया जाना है। 10. प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली तथा प्रभाविता बढ़ाने के उपायों के अंगीकरण जैसे विभिन्न माध्यमों से सिंचाई परियोजनाओं, बिजली परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों एवं सार्वजनिक उद्यमों की वाणिज्यिक जीवन क्षमता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। 4. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय आयोग 1971 के जनसंख्या आंकड़ों को
उन सभी मामलों में जहां करों, प्रशुल्कों और सहायता अनुदानों के अंतरण के निर्धारण हेतु जनसंख्या एक कारक है, आधार बनाएगा। 5. आयोग राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित कोषों के संबंध में आपदा प्रबंधन के वित्तीयन से जुड़े वर्तमान प्रबंधों की समीक्षा भी कर सकता है और इस संबंध में अपनी उपयुक्त सिफारिशें दे सकता है। 6. तेल, खाद्य और उर्वरक लेखाओं के संबंध में केंद्र सरकार की देयताओं को राजकोषीय लेखांकन के अंतर्गत लाने की जरूरतों को देखते हुए तथा घाटा लक्ष्यों पर केंद्र सरकार की अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रभाव में आयोग राजकोषीय व्यवस्थापन के लिए रोड मैप की समीक्षा कर सकता है और 2010 से लेकर 2015 के बीच राजकोषीय समेकन की प्राप्तियों को बनाए रखने के दृष्टिकोण से एक अनुकूल और पुनरीक्षित रोड मैप का सुझाव दे सकता है। 7. आयोग उस आधार का संकेत देगा जिसके माध्यम से वो अपनी जानकारियों तक पहुंचा है और संघ तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों एवं खर्च का अनुमानित आकलन उपलब्ध कराएगा। पृष्ठ 17. आयोग की सिफारिशें। 1. संघ और राज्य के वित्त। 1. वित्त मंत्रालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय लेखांकन में प्रासंगिक शीर्ष मदों के अनुसार उपकरों एवं अधिभारों के इकट्ठे किए गए संग्रहण पूर्णतः प्रतिबिंबित हों ताकि किसी भी वर्ष में राज्यों को निर्मुक्त की जाने वाली राशियों तथा उस वर्ष के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित शुद्ध केंद्रीय करों में राज्यों के प्रतिशत अंशभागों के बीच में कोई असंगतियां पैदा न हों। 2. राज्यों को एक समयबद्ध तरीके से बिजली क्षेत्र में हानियों की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। 3. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं CSS की संख्या को घटाने की पहल की जानी चाहिए और सूत्र आधारित योजना स्थानांतरणों की प्रबलता को पुनः कायम किया जाना चाहिए। 4. 2008-9 और 2009-10 की विस्तारजनक राजकोषीय अवस्थिति से एक अंशशोधित निकास रणनीति केंद्र की मुख्य कार्यसूची के रूप में होनी चाहिए। 2. माल एवं सेवा कर। 1. केंद्र और राज्य दोनों को आदर्श GST को लागू करने के लिए एक पूर्ण सौदेबाजी करनी चाहिए। इस पूर्ण सौदेबाजी में 6 तत्व शामिल होते हैं। 1. आदर्श GST का डिजाइन। 2. कार्यात्मक प्रकारताएं। 3. केंद्र और राज्यों के बीच आकस्मिक बदलावों सहित प्रस्तावित समझौता। 4. गैर अनुपालन के लिए अवप्रेरण। 5. समय सारणी का क्रियान्वयन। 6. क्षतिपूर्ति दावों के लिए प्रक्रिया। 2. अंगीकृत किए जाने वाले किसी भी GST मॉडल को पूर्ण सौदेबाजी के सभी तत्वों के साथ अनिवार्य रूप से संगत होना चाहिए। पूर्ण सौदेबाजी के प्रोत्साहन पूर्ण क्रियान्वयन के लिए आयोग ने 50,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मंजूर करने की सिफारिश की है। ये अनुदान राशि 2010-11 और 2014-15 के बीच GST के क्रियान्वयन के कारण होने वाली हानि के बदले राज्य सरकारों के क्षतिपूर्ति दावों को पूरा करने के लिए पूर्ण सौदेबाजी के संगत प्रयुक्त की जाएगी। इस धनराशि में खर्च न होने वाली शेष राशि को हस्तांतरण सूत्र के अनुसार 1 जनवरी 2015 को सभी राज्यों के बीच वितरित किया जा सकेगा। 3. राज्य वित्त मंत्रियों की अधिभार प्राप्त समितियों EC को एक वैधानिक परिषद में रूपांतरित किया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति का वितरण एक 3 सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रैमासिक किश्तों में किया जाना चाहिए। इस त्रिसदस्यीय समिति में भारत सरकार के राजस्व विभाग का सचिव, EC का सचिव और लोक वित्त में विशेषज्ञता प्राप्त एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति शामिल होगा। 4. यदि पूर्ण सौदेबाजी के सभी तत्वों को लागू करने के संबंध में सहमति नहीं बनती है और अंगीकृत किया गया GST कार्यतंत्र सुझावित आदर्श GST से भिन्न होता है तो आयोग द्वारा इस 50,000 करोड़ रुपए की राशि को वितरित न करने की सिफारिश की गई है। 5. राज्यों द्वारा अपनी सीमाओं से गुजरने वाले माल वाहनों की पारगमन अवधि को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिनमें पड़ोसी राज्यों के साथ चेक पोस्टों का संयोजन करना और पारगमन यातायात हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी अनुमति पत्र पास जैसे प्रयोक्ता अनुकूल विकल्पों को अपनाना शामिल है। पृष्ठ 18। 3. संघीय वित्त। 1.
विनिवेश से प्राप्त आगमों के प्रयोग संबंधी नीति को उदार बनाने की आवश्यकता है ताकि इसमें सांक्रातिक आधार संरचना और पर्यावरण पर होने वाले पूंजीगत खर्च को भी शामिल किया जा सके। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भू संपत्तियों के अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस विरल संसाधन का उत्पादक प्रयोग हो सके अथवा ये अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हो सके या बेचा जा सके। 4. राज्य वित्त। 1. विशेष श्रेणी के राज्यों की गैर योजनागत जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनागत सहायता के उपयोग की प्रथा को जारी नहीं रखना चाहिए। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में 1. सभी राज्यों को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं का समाशोधन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के बैकलॉग को समाशोधित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले लचीलेपन का प्रयोग राज्यों को करना चाहिए। 3. सभी राज्यों को मार्च 2011 से काम न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के लिए एक रोड मैप का प्रारूप तैयार करने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण पर विचार किया जाना चाहिए और इस दिशा में सक्रियता से प्रयास किए जाने चाहिए। 4. निगमित मामलों के मंत्रालय को सावधानीपूर्वक ये निगरानी करनी चाहिए कि राज्य और केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी वैधानिक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। 5. निजीकरण एवं विनिवेश के लिए इसकी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जा सकता है। इस कार्यदल की सिफारिशों को कार्य रूप में बदलने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुनर्संरचना पर एक स्थायी समिति गठित की जा सकती है। पुनर्संरचनात्मक विनिवेश प्रस्तावों पर राज्यों में वित्त विभागों को परामर्श देने के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी सचिवालय भी स्थापित किया जा सकता है। 3. बिजली क्षेत्र के संदर्भ में 1. पारेषण एवं वितरण T&D हानियों को घटाने के लिए मीटर अंकन, फीडर पृथक्करण, हाई वोल्टेज वितरण प्रणालियों की शुरुआत, वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग तथा कड़े चोरी रोधी उपायों के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए। क्षमता सुधार के लिए फ्रेंचाइजी वितरण तथा विद्युत सेवा कंपनी आधारित संरचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। पृष्ठ 19। 2. असमूहन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है और पारेषण तक खुली पहुंच को मजबूत बनाया जाना चाहिए। राज्य लोड डिस्पैच सेंटरों SLDC के माध्यम से प्रशासन को सुधारा जाना चाहिए तथा इस कार्य को अंत में स्वायत्त बनाया जाना चाहिए। 3. जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाले विलंबों से बचने के लिए समुचित प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए। 4. तापीय शक्ति संयंत्रों को कोयले के स्रोतों से सुदूर स्थानों में स्थापित करने के बजाय राज्यों को कोयला समृद्ध राज्यों में या उनके निकट संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। 5. चरम मांग अवधियों के दौरान उच्च लागत खरीदों की संभावनाओं से बचने के लिए केस 1 नीलामी प्रक्रियाओं का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। 6. क्षमता निर्माण, उपभोक्ता शिक्षा एवं बहुवार्षिक प्रशुल्क MYT जैसे प्रशुल्क सुधारों के माध्यम से नियामक संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए। बिजली उपयोग में निगमित शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए। 4. नई पेंशन योजना की ओर प्रवासन को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता है। 5. वृहद नकद शेष राशि वाले राज्यों को ताज़ा उधार लेने से पहले इस राशि का प्रयोग करने के लिए प्रयास करने चाहिए। 6. लेखा सुधारों के संदर्भ में 1. भारत सरकार को सभी राज्यों में बजटीय वर्गीकरण संहिता में एक रूपता को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यों के वित्त लेखाओं हेतु परिशिष्टों की सूची को भी मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। 2. लोक लेखा और संचित निधि के बीच प्रति प्रविष्टियों के विवरण के साथ साथ लेन देनों का संक्षेप विवरण भी राज्यों के वित्तीय लेखों के एक पृथक अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 3. राज्यों की संचित निधि से बाहर के निधियों के निर्माण द्वारा होने वाले सार्वजनिक व्यय को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी निधियों से होने वाले खर्च तथा लोक निधियों से होने वाले खर्च को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। 4.
राज्यों के वित्तीय लेखाओं के साथ निम्न वक्तव्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क. राज्य की सभी आर्थिक सहायताओं पर व्यापक आंकड़े। ख. प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के बारे में समेकित सूचना। इस वक्तव्य के अंतर्गत कर्मचारियों एवं उनके वेतनमान से जुड़ी ऐसी सूचना को भी शामिल किया जाना चाहिए जहां ऐसे व्यय को अनुदानों के रूप में या अन्य व्यय के अधीन दर्शाया जाता है। ग. रखरखाव खर्च का विवरण। 5. संघीय कर राजस्वों की अंशभागिता। 1. अंशभागिता योग्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगमों में राज्यों का अंश 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 32% होगा। उत्पाद शुल्क पर अतिरिक्त प्रशुल्क विशेष महत्व के उत्पाद अधिनियम 1957 के अधीन सभी उत्पादों को 1 मार्च 2006 से प्रशुल्क भुगतान से छूट दी गई थी। इसका अनुसरण करते हुए केंद्र ने चीनी और तंबाकू उत्पादों पर मूलभूत उत्पाद शुल्कों को व्यवस्थित किया था। इन विकासों को ध्यान में रखते हुए अंशभागिता योग्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगमों में राज्यों का अंश उस स्थिति में भी 32% तक बना रहेगा जब राज्यों द्वारा इन उपयोगी वस्तुओं पर बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर वैट का उद्ग्रहण किया जाता हो। पृष्ठ 20। 2. संविधान के 88वें संशोधन की अधिसूचना तथा ऐसे किसी अधिसूचना के अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के संदर्भ में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून के अधीन एक राज्य द्वारा एकत्रित किया जाने वाला राजस्व उस अंशभाग से कम नहीं होना चाहिए जो उसे तब भी प्राप्त होता जब संपूर्ण सेवा कर केंद्रीय करों के अंशभागिता योग्य पूल का एक हिस्सा होता। 3. केंद्र सरकार को उपकरों एवं अधिभारों के उद्ग्रहण की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी अंशभागिता को घटाया जा सके। 4. राजस्व लेखा पर राज्यों को होने वाले समग्र स्थानांतरणों की संकेतात्मक अधिकतम सीमा को केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 39.5% पर निर्धारित किया जा सकता है। 6. राजकोषीय समेकन के लिए पुनरीक्षित मार्गचित्र। 1. केंद्र के राजस्व घाटे को धीरे धीरे घटाकर समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए 2014-15 तक एक राजस्व अधिशेष की उत्पत्ति की जानी चाहिए। 2. केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण के लिए जीडीपी के 68% का एक लक्ष्य 2014-15 तक हासिल किया जाना चाहिए। राजकोषीय समेकन मार्ग केंद्र के वर्धित ऋण स्टॉक में 2014-15 तक जीडीपी के 45% की क्रमिक कटौती तथा राज्यों के संबंध में 2014-15 तक जीडीपी के 25% से कम की कटौती को साकार करने पर जोर देता है। 3. मध्यावधिक राजकोषीय योजना MTFP को सुधारा जाना चाहिए तथा प्रतिबद्धता के एक वक्तव्य की जगह आशय का एक वक्तव्य तैयार किया जाना चाहिए। MTFP तथा वार्षिक बजट कार्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बहुवर्षीय ढांचे के बीच कसावपूर्ण एकीकरण की आवश्यकता है। 4. वार्षिक केंद्रीय बजट MTFP के साथ निम्न प्रकटीकरण भी किए जाने चाहिए। 1. गैर योजना एवं योजना अनुदानों की समग्र श्रेणी के अधीन राज्यों को मिलने वाले सहायता अनुदानों का विस्तृत विभाजन। 2. कर व्यय पर वक्तव्य को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और पद्धति को स्पष्ट बनाया जाए। 3. प्रमुख कर प्रस्तावों की अनुपालन लागतों को संसूचित किया जाए। 4. पूंजी व्यय के राजस्व परिणामों RCCE को MTFP में प्रक्षिप्त किया जाए। 5. प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों के राजकोषीय प्रभाव को MTFP में शामिल किया जाए। 6. सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP की देनदारियों को MTFP के साथ जोड़ा जाए। 7. MTFP के अंतर्गत प्राप्तियों और खर्च के लिए प्रक्षेपों में अंतर्निहित प्राचलों के मूल्यों को स्पष्ट बनाया जाए और साथ ही उस समूह को भी स्पष्ट किया जाए जिसके भीतर ये मूल्य लक्ष्यों के साथ संगत होते हुए भी भिन्न हो सकते हैं। 5. विनिवेश प्राप्तियों का लोक लेखा में स्थानांतरण जारी न रखा जाए और सभी विनिवेश प्राप्तियों को संचित निधि में रखा जाए। पृष्ठ 21। 6. भारत सरकार द्वारा सभी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची बनाई जाए जो एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंड के आधार पर अपनी परिसंपत्तियों पर लाभांश की एक निम्न दर प्राप्त करते हैं। 7.
FRBM अधिनियम के द्वारा ऐसे आवेगों की प्रकृति निर्दिष्ट की जाए जो FRBM लक्ष्यों के शिथिलीकरण की मांग करते हैं। 8. वृहद आर्थिक आवेगों के संबंध में राज्यों की उधार सीमाओं को शिथिल बनाने तथा उन्हें अधिक ऋण देने के बजाय केंद्र को ऋण देना चाहिए और वित्त आयोग के कर हस्तांतरण सूत्र के अनुसार राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण करना चाहिए। 9. वेतन आयोग के निर्णयों से पैदा होने वाले बकाया जैसे संरचनात्मक प्रघातों से बचने के लिए बकाया के संबंध में भुगतान निर्णय को उस तिथि से लागू माना जाए